पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुकूमत जाने वाली है। लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। किसे लात मारकर बाहर निकाला है? और फिर अब दम पर आया तो मेरे ऊपर से गुजर जाए। क्या ऐसा ही होने वाला है? गवर्नर हाउस का दरवाजा अब किसके लिए खोला जा रहा है? तहरीके इंसाफ के लिए खतरे की घंटी या एक बहुत बड़ी साजिश? किन लोगों को कहा गया है कि लगाम दो और लगाम दो? दूसरी शादी के किस्से क्यों मशहूर हुए हैं? और सऊदी अरब कौन गया? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, और हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। अब तक की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपके साथ शरीके गुफ्तगू हूं, और चलते हैं बड़ी और अहम और तहलका अंगेज खबरों के लिए। खबर कहां से शुरू करें या कहां पर खत्म करें, मगर एक बड़ी खबर जो आई है जिसने तहलका मचा कर रखा हुआ है कि सूबा सिंध के अंदर सिस्टम को लगाम देने की बातें की जा रही है, सिस्टम को खत्म करने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डंडा चल चुका है। डीसीज तब्दील हो रहे हैं, पुलिस वाले तब्दील हो रहे हैं, सब लोग तब्दील हो रहे हैं। लेकिन क्या ये तब्दीलियां हो भी रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, और उसी तब्दीली के साथ साथ एक बड़ा अहम नुक्ता ये कहा जा रहा है कि अब सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने वाली है। सिंध के अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कराची से उसका मेयर ख़त्म हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? तफसील के साथ आपको ये बताऊंगा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, और उसके बाद फिर बड़ी खबरें आपको दूंगा। हमने इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम सोर्स और बड़ी अहम पोजीशन पर मौजूद एक वजीर से रब्ता किया। हमने उनसे ये पूछा कि जनाब, बड़ी ही ये बातें कही जा रही है कि सिस्टम ने ये तब्दीली, सिस्टम ने वो तब्दीली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने वाली है, और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सब कराची में आकर बैठ गए कि बस अपनी हुकूमत को बचाया जा सके। क्या इन बातों में संजीदगी है, या वाकई में ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा रही है? फिर हमने राब्ता किया एक और साहब से जो कि बड़े ही अहम जगहों पर बड़ी ही अहम इतलात रखते हैं और बड़ी अहम मालूमात रखते हैं। उन्होंने हमें इस हवाले से क्या कहा, यह भी एक अहम नुक्ता है। आइए दो बातों को, सिलसिला को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे अहम नुक्ता जहां से बात का आगाज करना है, उससे आपको गुफ्तगू का अंदाजा होगा। यह मामला शुरू होता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरार पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात का कह रहे हैं कि जनाब, मदारिस के हवाले से जो बिल नहीं पास हुआ उसके पीछे आसिफ अली जरदारी साहब हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो शख्स सबसे ज़्यादा सरगर्म, कभी इस दर पर तो कभी उस दर पर, जो बार बार जाता आता रहा, उस शख्स का नाम था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और हैरत अंगेज तौर पर उन्हीं के ही वालिद मोहतरम और इस वक्त पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास ये बिल, वहां से उस पर क्या हुआ, एतराजात लग गए। जब एतराजात लग गए तो कहा गया कि जनाब, मौलाना ने कहा ये तो आसिफ अली जरदारी ने किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को खरी खरी सुना दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी इस सारे मामले में पीछे हट गए। कहने वाले, देखने वाले और सुनने वाले खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जनाब, इसके पीछे कोई FATF का इशू है और इसके पीछे छुपे हुए हाथ हैं। दर हकीकत वो इशारा करने लगे कि शायद कोई मुक़्तदरा कुव्वत है, इसे रुकवाना चाहती है। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी उन मुक़्तदरा कुव्वतों की नुमाइंदगी करने के लिए आए थे, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गए। और अब बिलावल जा नहीं रहे, उनकी बात नहीं मान रहे। इसलिए कराची में एक लगाम खींची जा रही है। सिंध के अंदर ये कहा जा रहा है कि अब हुकूमत जाने वाली है, या फिर सिस्टम की बाज़गश्त है। ये सारी इत्तला सामने थी, और इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मदारिस की तरमीम के हवाले से सामने आने की बजाय और मौलाना को राज़ी करने के बजाय आकर बैठ गए हैं कराची, जहाँ पर वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं। और यूँ कहा जा रहा है कि जैसे मुक़्तदरा क़ुव्वतें सिस्टम की वजह से और बिलावल भुट्टो जरदारी के 2 कदम पीछे हटने की वजह से उनसे शदीद नाला है और यहाँ जा रहा है, यहाँ हुकूमत जाने वाली है।
हमने बहुत अहम ज़राए से जब ये बात मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो हमें ये बात का इल्म हुआ कि ताहाल इस तरह की कोई कोशिश नहीं की जा रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्रेक किया जा सके या ब्रेक हो और उस ब्रेक होने के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध से हुकूमत जाए और बिलावल बैक हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसकी क्यों नहीं हो रहा उसकी मैं आपको वजूहात फिर बताता हूं और जिस वजीर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है उसकी भी मैं आपको पूरी बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो सारा मामला उठा हुआ है ये दर हकीकत जो सिस्टम की बात कही जा रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजाय लैंड ग्रेबर्स पर ज़्यादा बात कही जा रही है और लैंड ग्रेबर्स का जहां तक ताल्लुक निकलता है वो इस ब्यूरोक्रेसी और उसके पीछे पसे पर्दा हाथों से निकलता है कि जिसमें कुछ सियासी लोग होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं और दीगर लोग इसमें शामिल होते हैं। तो उसमें अगर ये ऑपरेशन हो रहा है और सईद गनी साहब ज़ाहिर है इस वक्त वजीर बल्दियात हैं, SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसके पास आता है, KDA उनके ही पावर में आता है, तो इस सारी सूरत हाल में ये कहा जा रहा था कि जनाब वो बड़े अताब का शिकार होंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये जो सारे ऑपरेशन की आपको कहानियाँ और सिस्टम में तब्दीलियों की बातें नज़र आ रही हैं इसका कहीं पर भी किसी तौर पर भी ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाने से नहीं बन रहा है। अब तक परिंदों ने उड़ना शुरू नहीं किया है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग मिले हैं या मैंने कई लोगों से बात की है, किसी शख्स से भी ऐसा राब्ता नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर ब्रेक किया जा रहा हो और उस ब्रेक करने के नतीजे में यहाँ पर हुकूमत उनकी चली जाए, क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं बल्कि इनके पास एक भारी अक्सरियत इस वक्त सूबा सिंध के अंदर मौजूद है, तो उनकी हुकूमत जाने की कोई बाज़गश्त नहीं है। तो ये अफवाहें जहाँ पर गर्दिश कर रही थी हमने इसे जांच कर देखा है तो उसमें मालूम यह हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ नाराज़गियाँ ज़रूर हैं, लेकिन किसी भी सतह पर यह बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा रही है और उनमें किसी तौर पर भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बाज़गश्त बहुत ज़्यादा आ रही थी। अगले खबर की तरफ आते हैं। इस खबर को मैंने आपको तफसील के साथ बयान इसलिए किया क्योंकि इसकी वजूहात और क्या चीज़ें थी मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि खबर जो मुझे मालूम हुई है कि कहीं पर भी अभी टूट फूट और ये बात कही जा रही थी कि फलां को पकड़ा जाएगा, फलां को पकड़ा जाएगा, फलां के पकड़ धकड़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही वज़रा पर हाथ रखा गया है, ना ही किसी और पर हाथ रखा गया है, इसलिए ये एक सेफ साइड की ही रास्ता है। दूसरी बड़ी खबर एक आई और दूसरी बड़ी खबर का ताल्लुक जो है वो खुसूसी तौर पर कराची के लोगों के साथ है और कराची के लोगों का मतलब है कि यहाँ पर डंपर्स की वजह से काफ़ी हलाकतें सामने आ रही है। पानी एक बहुत बड़ा मसला है। मुर्तज़ा वहाब जो है वो आपने सुना है ना, एक जंगल का बादशाह किसी बंदर को बना दिया जाता है तो फिर वो कभी इस शाख पर तो कभी उस शाख पर तो कभी उधर बैठता है और कहता है बस मसला हल हो रहा है। लगता यूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो कभी इधर कभी उधर और कहते हैं बस अगले 4 घंटे में पानी का मसला, अभी उन्होंने कहा अगले 8 घंटे में पानी का मसला हल हो जाएगा, ना जाने कब हल होगा, लेकिन ये एक सिलसिला चल ही रहा है। और गवर्नर कामरान टेसोरी साहब ने यह कहा कि जनाब ये जो डंपर आ रहे हैं, अब अगर डंपर नहीं रुके तो मैं उनके आगे आ जाऊंगा। अच्छा, माशाल्लाह वज़न उनका अच्छा खासा है, वैसे भी उनका वज़न और सतह पर भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा वज़न रखते हैं ना वो किसी और सतह की वजह से भी। आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार है, आपको मालूम होगा कि वो वज़न कहाँ पर होगा। क्या मैं तो ख्वाहिश इस बात का इजहार कर रहा था कि कराची के जो 50% जगहों पर इस वक्त पानी नहीं आ रहा, वैसे ही पानी नहीं आता और जो आता है वो भी नहीं आ रहा, तो वो तो शायद उसके लिए वहाँ पर नीपा चौरंगी पर जाकर धरना दे देते, बोलता है पानी दो वरना मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब डंपर आए तो मैं उससे टकरा जाऊँगा। खैर वो डंपर से टकराते नहीं टकराते, ये मसला इस तरीके से आसानी से हल होने वाला नहीं है। हाँ, बयानात की हद तक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है, बयानात की हद तक बहुत अच्छी बात है और बयानात की हद तक बहुत ज़्यादा मामलात है, लेकिन वो ज़ाहिर है हर इवेंट को वो कवर करना जानते हैं। अब कुरम का मसला चल रहा है तो कुरम ने वो कह रहे हैं कि जनाब उधर मैं जाऊँगा और उधर जाकर मैं खुराक मुहैया करूँगा और वो JDC नाम है उसका, क्या नाम है उसका, क्या नाम है भाई वो उसका जो आकर मुख्तलिफ जगहों पे शो करता है वो के नंबर 1 नंबर 1 सबसे ज़्यादा काम देने की है, क्या नाम है उसका, शानी, हाँ शानी को नाम याद नहीं, हाँ वो ज़फ़र अब्बास वही नाम है ना उसका, वो जो आकर बोलता है नंबर 1, हाँ उसके साथ जो है वो जा रहे हैं वो उधर और उधर जाकर वो कह रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ पे राशन गिराऊंगा और सारा खाना वाना गिराऊंगा। अच्छी बात है। खैर साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि भाई कराची शहर में जो है वो सब अपना अपना दिन मनाते हैं, कोई जो है वो पश्तून कल्चर डे मनाता है, कोई बलोच कल्चर डे मनाता है, कोई सिंधी कल्चर डे मनाता है, तो कोई महाजिर कल्चर डे मनाता है। गवर्नर कामरान टेसोरी साहब के यहाँ कमाल ये है
कि वो सिंधी कल्चर डे भी बनाते हैं, वो बलोच कल्चर डे भी बनाते हैं, वो पंजाब कल्चर डे बनाते हैं। और 24 तारीख को उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि भाई अब गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे होगा। अब ज़ाहिर है 24 तारीख को अगर वो गवर्नर हाउस में करेंगे तो फिर एमक्यूएम वाले कहाँ करेंगे? पिछली बार तो एमक्यूएम वालों ने मेरे ख्याल से मज़ार कायद के पास किया था। तो एक ही बंदा, एक कुछ ही लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स कर रहे हैं, तो अब उस इवेंट्स में कहाँ तक होगा ये भी बड़ी हैरतअंगेज़ बात है। लेकिन बात ये होती कि जनाब कामरान टेसोरी साहब ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया, इस तरीके से दूसरी कम्युनिटीज़ भी अनाउंसमेंट करती कि भाई हम महाजिर कल्चर डे के साथ जो है वो उनके साथ हम डे बनाएंगे। तो अभी तक ऐसी तो कोई आवाज़ बाज़कश मेरे ख्याल से सुनाई नहीं दी और उस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन खैर नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता जो अहम नुक्ता ये है कि कामरान टेसोरी साहब पर जब कभी भी ये बात आती है कि अब कामरान टेसोरी साहब को हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो उस जगह पे भी जाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ शायद इजाज़त ना हो। अब पानी का मसला है, सही उस पर इजाज़त ना हो, शायद डंपर पर इजाज़त हो। अब कुरम वो जा रहे हैं, ज़ाहिर कुरम वो जा रहे हैं तो वहाँ पर सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के बड़े मामला आते हैं। वहाँ पर जो है वो गवर्नर का एक अलग इशू चल रहे हैं, तो अब वो वहाँ जाते या नहीं जाते वो एक अलग वैसे नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता अगली खबर के अंदर छुपा हुआ है। एक बहुत अफसोसनाक बात हुई है, बल्कि मैं ये कहूँगा, मेरा एक वीलॉग देखिएगा, मैं इसके बाद एक और वीलॉग लगाऊंगा, उसमें मैं आपको एक बड़ी गहरी साजिश के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर एक बार फिर निशाना बनाया गया और उस निशाना बनाने पर अमेरिका ने पाकिस्तान की डिफेंस की, जो पाकिस्तान की कई हैं नेशनल, जो हमारे पास नेशनल मिसाइल प्रोग्राम है, नेशनल मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, उस पर जो है वो पाबंदी लगाई, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स पर जो है वो पाबंदी लगाई है। और उसके साथ साथ कराची की 3 कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है। आरिफ अलवी साहब हमारे बड़े सदर रहे हैं एक वक्त तक और बड़े सरगर्म पीटीआई के रहनुमा रहे। उन्होंने एक बड़ी मुफस्सिल एक ट्वीट किया। जब उन्होंने ट्वीट किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई, ज़रा सुनिएगा आप इस बात को और फिर कीजिएगा। वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, कई ऐसे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ट्वीट में, ज़रा देखिएगा, वाज़े तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस ट्विटर में, इसके जो रिप्लाई में, जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। हैरत अंगेज़ तौर पर मैं एक वक्त से जानता हूँ, 1970 के ज़माने से, जब से पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो मुझे मालूम है कि ज़िया दौर के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर, और जब नवाज शरीफ का दौर था तो उस वक्त भी काफ़ी था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो उस वक्त अपोजिशन में थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का बंद होना चाहिए। ना नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा, ना जो है वो कभी इस तरह की गुफ्तगू, मेरे ख्याल से एमक्यूएम के रहनुमा या अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं आई है। मगर हैरतअंगेज़ तौर पर पीटीआई के रहनुमा और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ बड़े अहम लोग, मैं आपको उनके कुछ चैट्स दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखिए। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने बहुत अच्छा किया, हम पर गोलियां बरस रही हैं, बाद में मिसाइल बरसेंगे, अच्छा हुआ मिसाइल बंद हो जाए, इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं उनके लिए ये बड़ा ही अहम सवाल है और ये बड़ा अहम चीज़ होती है कि जनाब आप इस तरह की तनकीद और इस तरह की उन पर बात करते हैं। इसी वजह से ये हो रहा है कि कुछ दिनों से पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उसके कई लोग पाकिस्तान के ट्विटर माफिया से अलग होने की बात कर रहे हैं, यानी कि पीटीआई के ट्विटर माफिया से अलग रहने की बात कर रहे हैं। किन सेंसिटिव इशूज़ पे बात करनी है ठीक है, किन सेंसिटिव इशू पे बात नहीं करनी है ये एक सियासी क़यादत का फैसला होता है, लेकिन जब लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो फिर वो उनके साथ वाबस्ता हो जाती है। अब ज़रा नुक्ता देखिएगा, इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने कल, अब कई प्रोग्राम्स के अंदर, कल 2 से 3 प्रोग्राम्स के अंदर आए, वो इमरान खान साहब से मिलकर भी आए और उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि भाई ये जो ट्विटर वाले लोग हैं इन्हें ज़रा सा खामोश करें। लेकिन ज़ाहिर है आप बोतल के जिन को अगर आप बाहर निकाल दें तो वो रोका नहीं जा सकता, और इस कदर सेंसिटिव मामला पर जब तहरीक इंसाफ के अकाउंट से इस तरह की गुफ्तगू की जाती है तो फिर वो ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। और फिर ख़ुद तहरीक इंसाफ को भी समझना चाहिए। अभी शेर अफजल मरवत साहब एक प्रोग्राम में आए थे, मैं उनकी भी प्रोग्राम के क्लिप्स आपको दिखाता हूँ, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जनाब वो इन ट्विटर वालों को रोकना पड़ेगा, अगर ये नहीं रोकते, और ज़ाहिर है आप नेशनल सिक्योरिटी के मामला में जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो पाकिस्तान में ख़तरे की घंटी आप समझ सकते हैं। यानी कि जब आप ये कह रहे हो कि जनाब अच्छा हुआ अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, और ये जब वहाँ से रिएक्शन आएगा तो फिर आप
खुद कहेंगे कि जनाब ये तो गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बड़े सेंसिटिव हैं और उस पर गुफ्तगू करने से पहले या उस पर तबसरे करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए कि जनाब ये मामला जहाँ का रहा है, ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है। इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, इससे पहले वज़ीर ख़ारजा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, इस मौजूदा हुकूमत को सहारा दिया हुआ है। वो जब इस बात को कहते हैं कि जनाब इस वक्त हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं अमेरिका के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो किसी तौर पर भी पसंद नहीं की जा रही है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर जब पसंद नहीं की जा रही और अमेरिकन रियासत इसे पसंद नहीं कर रही और पाकिस्तान का वाज़े झुकाव इस हवाले से चीन की तरफ नज़र आता है। और जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की गई है या जिन कंपनीज़ को पर पाबंदी लगाई गई है, आपको हैरत होगी कि उसके साथ साथ चीन की कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई गई है, एक बेलारूस की कंपनी पर भी लगाई गई है। इस पर मैं अपने अगले व्लॉग के अंदर गुफ्तगू करूँगा। तो ज़रा सा एहतियात का होना चाहिए कि जनाब आप किस पर बात कर रहे हैं, और अगर ये लोग आपके कंट्रोल में नहीं है तो बहरहाल ये पीटीआई के कारकुनान कहलाएंगे और सारा इल्ज़ाम पीटीआई की क़यादत पर आएगा कि जनाब पीटीआई कर क्या रही है और किस तरीके से गुफ्तगू कर रही है। अब पीटीआई को ये तो बात बर्दाश्त नहीं हो सकती, लेकिन अगर पीटीआई के अंदर से ही कोई ये बात कर दे, मिसाल के तौर पर आज पीटीआई ने एक अपने पुराने दोस्त रफ़ीक पता नहीं क्या क्या थे उनके, वो एक गाना गाते थे, वो दिल दिल पाकिस्तान वाले गाने से मशहूर हुए थे, वो क्या नाम है उसका, सलमान अहमद सारे, वो तो जुनैद जमशेद का गाना था लेकिन वो गिटार बजाते थे सलमान अहमद उस ज़माने में। तो सलमान अहमद साहब पीटीआई के फिर बड़े करीब रहे, खान साहब के साथ बड़े करीब रहे, और याद होगा आपको कि जब खान साहब पर बुरा वक्त आया था तो फिर एक और साहब के साथ पाकिस्तान की उस वक्त की मुख्तररा क़ुव्वतों के साथ सलमान अहमद ही मिलने के लिए गए थे कि जनाब कोई जान बख्शी करो खान साहब की। अच्छा, ये बाहर चले गए ताकि इन्हें गिरफ्तारी ना हो, लेकिन पिछले दिन उन्होंने बुशरा बेगम पर काफ़ी तनकीद की थी, और बुशरा बेगम पर तनकीद करने के बाद ज़ाहिर है ये जद में आ गए थे। अब आज बाकायदा पीटीआई ने इनको निकालने का हुक्म दे दिया है कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, तो इनको निकाल दिया। अच्छा, पीटीआई जब अपने अंदर से अपनी तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान की रियासत के हवाले से जब मामलात हो रहे हों और उस वक्त आप उस पर तनकीद कर रहे हो, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की वो तबका के जो इस सारी चीज़ों से वाबस्ता है वो इसे किस तरह से बर्दाश्त करेगा। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकन पाबंदियों की हिमायत कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर है जब आप इस तरह की तनकीद कर रहे हैं और आपको अपने अंदर से होने वाली तनकीद जब बर्दाश्त नहीं है तो फिर पाकिस्तान के जो रियासत है वो इसको किस तरीके से बर्दाश्त करेगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा और फिर ज़ाहिर है फिर मज़ीद मुश्किल वक्त आपकी तरफ शुरू होगा। जुल्फ़ी बुखारी ने बहरहाल इस हवाले से बड़ा काम किया, लेकिन बहरहाल ये सारी बड़ी खबरें आपके पास आती रहे, लेकिन हमारा मामला ये है कि हम इन सब खबरों से बाला होकर सिर्फ ये सोचते रहते हैं या ये सोचने पर मजबूर हैं कि जनाब इरशाद भट्टी की दूसरी शादी कैसे हुई। इरशाद भट्टी साहब की बेगम का इंतकाल अभी 2 साल पहले हुआ था, तो वो टीवी चैनल में प्रोग्राम में बाकायदा अबदीदा हो गए थे कि भाई मुझे तो अब इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी कभी नहीं मिल सकती, कभी मुझे बीवी ऐसी नहीं मिल सकती। लेकिन फिर ये हुआ कि जनाब 1 साल बाद ही उनका पहले अफेयर सामने आया कि वो मालदीव के जजीरों के अंदर उनकी तस्वीरें सामने आई थी, और अब जो है वो उनकी दूसरी बेगम हो गई, यानी कि शादी हो गई उनकी, और जो फ़ोटोशूट हुआ वो बादशाही मस्जिद के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर फ़ोटोशूट। बहरहाल नुकता ही है कि जनाब शादी उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, लेकिन शादी मुबारक के साथ साथ पाकिस्तान का जो टॉप ट्रेंड इस वक्त रह रहा है वो पाकिस्तान पर पाबंदियां और अमेरिका की ये जो धमकियां हैं ये नहीं रह रहा, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान हमारा इंटरेस्ट शायद उस तरफ है कि जनाब ये क्या नाम है इसका, उनकी दूसरी शादी कैसे हो गई, यानी इरशाद भट्टी की दूसरी शादी कैसे हो गई, और उनकी बीवी से तो वो बहुत मोहब्बत करते थे, तो एक ही साल में वो मोहब्बत ख़त्म हो गई और वो शादी हो गई। तो हमारे यहाँ टॉप ट्रेंड ये, जब हमारा मिजाज उस तरफ का हो और हमारे यहाँ यही गुफ्तगू अगर मौजू रहे और उन संजीदा मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने से इज्तनाब करेंगे या बात करने से इज्तनाब करेंगे और बात भी करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है हम दूसरी तरफ उसका रुख लेके जाएंगे, तो ज़ाहिर है हम किस तरफ जा रहे हैं ये हमें सोचना पड़ेगा एक कौम की हैसियत से। मुझे मज़ीद इस पर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त कम हो गया। एक तफसीली वीलॉग हम आपके सामने अभी पेश करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये मामलात कहाँ से चले मिसाइल के, और सबसे बड़ी बात इसमें एक बड़ी गहरी साजिश पकड़ी गई है, और वो गहरी साजिश किसकी है, इसके ताल्लुकात किस तरीके से इजराइल, इंडिया और इमरान खान से जाकर मिलते हैं, ये मैं आपको बड़ी हैरतअंगेज़ बात इनकशाफात आपको बताऊंगा मैं, लेकिन अगले वीलॉग में। अभी तक के लिए जो आज तक की बड़ी खबरें हुई वो सब आपके सामने खिदमत में हाजिर की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।